आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की मशहूर और मुतासिर कुन किताबों की समरी आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। परिचय। एक आउटलायर कौन होता है? आउटलायर्स वो इंसान हैं जो बाकियों से कुछ हट कर करे। वे भीड़ का हिस्सा नहीं होता है, बल्कि कुछ अलग और अनोखा होता है। ऐसे लोग जो सफलता की चोटी छूते हैं। आउटलायर्स जीनियस होते हैं, एथलीट, रॉकस्टार, बिजनेस टाइकून्स और दुनिया के बिलियनियर लोग होते हैं। मगर उनका राज क्या है? हम अक्सर ऐसे लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जो कामयाब है। गरीब से अमीर बनने की कहानी हमें इंस्पायर करती है। ऐसे लोगों के बारे में हम बहुत सी बातें जानना चाहते हैं, जैसे कि उनकी लाइफस्टाइल क्या है, वे कैसे रहते हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, क्या उनमें कोई खास टैलेंट है। ऐसी बहुत सी सवाल हमारे दिमाग में उठते हैं। हमें लगता है कि अपनी किसी खास क्वालिटीज़ की वजह से वे कामयाब हैं, मगर असलियत कुछ और ही है जो हमें अक्सर दिखाई नहीं देती है। इस किताब में हमें कुछ ऐसी बातें सीखने को मिलेंगी जो बताएंगी कि सक्सेस को लेकर हमारी सोच कहाँ गलत है। हमारे हिसाब से तो सक्सेस सिर्फ एक पर्सनल चीज़ है। हमें लगता है कि जो लोग सक्सेसफुल हैं उन्होंने सब कुछ अपने दम पर ही किया है। उनकी कामयाबी के पीछे सिर्फ और सिर्फ उनकी ही काबिलियत है। तो क्या सिर्फ टैलेंट होने से ही काम चल जाएगा? अपब्रिंगिंग का क्या? उन लोगों का क्या जो उनकी कामयाबी के पीछे हैं? सोसाइटी और कल्चर का क्या जिसे वे बिलोंग करते हैं? इन आउटलायर्स की कहानी पढ़ के हम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमें इनसे सीख लेकर सक्सेस को नए नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। कैनेडियन हॉकी। हॉकी कनाडा का पॉपुलर स्पोर्ट है। वहाँ के लड़के इसे किंडरगार्टन से ही सीखना शुरू कर देते हैं। हर साल स्कूलों में हॉकी लीग होती है, मगर सवाल ये कि वे अपनी नेशनल टीम के लिए बेस्ट प्लेयर्स कैसे चुनते हैं। और ये बात गौर करने वाली है कि ज़्यादातर बेस्ट हॉकी प्लेयर्स जनवरी से मार्च के बीच पैदा हुए लोग हैं। तो ऐसा कैसे हो गया? इसका सीक्रेट ये है कि हॉकी कोच क्लास के सबसे बड़ी एज वाले लड़कों को ही चुनते हैं। जैसे कि मान लो कोई लड़का दिसंबर में पैदा हुआ है तो उसे टीम में नहीं चुना जाएगा। बड़ी एज वाले लड़के फिजिकली ज़्यादा मजबूत होते हैं, इसलिए उन्हें चुना जाता है। एज में महीनों का गैप लड़कों के बॉडी में काफ़ी डिफरेंस पैदा करता है। 9 से 10 की उम्र के बीच वाले लड़कों का चुनाव इसी हिसाब से किया जाता है। जो लड़के उम्र में बड़े होते हैं उन्हें कोच ट्रेनिंग देता है। उन्हें बाकियों से 3 गुना ज़्यादा प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। अपने टीन्स में पहुंचते तक ये लड़के हॉकी के खेल में एक्सपर्ट हो चुके हैं और फिर उन्हें बड़ी लीग्स में खेलने के लिए भेज दिया जाता है। यही सिलेक्शन प्रोसेस बाकी खेलों के लिए भी है। एज डिफरेंस ओलंपिक्स में भी काफ़ी मायने रखती है। साल के दूसरे हिस्से के महीनों में पैदा हुए बच्चों का टैलेंट अक्सर अनदेखा ही रह जाता है। छोटी उम्र वाले बच्चों को अक्सर स्पोर्ट्स में उतना इनकरेजमेंट नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए, पर अगर उन्हें भी उतना ही सपोर्ट और मौका मिले तो उनका हुनर भी निखर सकता है। हो सकता है उनमें से भी कोई सक्सेसफुल एथलीट बन जाए। कनाडा की नेशनल हॉकी टीम इस कोइंसिडेंस की वजह से ही आउटलायर्स बनी। ये इसलिए हुआ क्योंकि उनके प्लेयर्स पहले पैदा हुए थे और फिजिकली मजबूत थे। उन्हें सक्सेसफुल होने का मौका दिया गया और इसी तरह एक के बाद एक मौके उन्हें मिलते रहे। हमारा समाज उन्हीं को ज़्यादा मौके देता है जो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। उनके लिए हर दरवाज़ा खुला होता है जो उनका स्टेटस और भी ऊंचा कर देता है, और वे लोग जो फेल होते हैं उन्हें समाज डिसमिस कर देता है, क्योंकि ये हमारा सक्सेस को देखने का नज़रिया है। हम केवल पर्सनल अचीवमेंट को ही सब कुछ समझते हैं। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हम किसे मौका दे रहे हैं और किसे नहीं। सक्सेसफुल होने में इसका भी एक बड़ा हाथ है। 10,000 आवर्स। जब आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो उसकी प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं, क्योंकि अब आपको और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। 1990 में बर्लिन की एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में एक स्टडी की गई थी, जिसमें साइकोलॉजिस्ट्स का एक ग्रुप ये पता करना चाहता था कि प्रैक्टिस और टैलेंट सक्सेस के लिए कितने ज़रूरी हैं। क्या वायलिनिस्ट्स अपने टैलेंट की वजह से ही इतना अच्छा कर पाते हैं, या फिर ये उनकी प्रैक्टिस का नतीजा है? साइकोलॉजिस्ट्स ने ये पाया कि जो स्टूडेंट जितना ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस में लगाते हैं वे उतना अच्छा वायलिन बजाते थे। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उतना ज़्यादा वक्त वे अपनी प्रैक्टिस को देते हैं, और 20 साल की उम्र तक आते आते वे बेस्ट वायलिनिस्ट बन चुके होते हैं और पहले से 10,000 घंटे की प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। यही स्टडी पियानिस्ट्स पर भी की गई। जो अमेच्योर थे उन्होंने बचपन में सिर्फ 2,000 घंटे ही प्रैक्टिस की थी,
मगर प्रोफेशनल लोग हर साल अपने प्रैक्टिस का टाइम बढ़ा देते थे और 20 साल के होते होते इन्होंने कुल 10,000 घंटों की प्रैक्टिस कर ली होती है। और साइकोलॉजिस्ट को पता लगा कि इसमें नेचुरल जैसी कोई बात नहीं है। ऐसा कोई म्यूजिशियन नहीं हुआ जो कम प्रैक्टिस करके भी बेस्ट म्यूजिशियन बना। किसी भी चीज़ में वर्ल्ड क्लास बनने के लिए आपको कम से कम 10,000 घंटे की प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। बाकी स्टडीज़ में भी ये जादुई नंबर प्रूव हो चुका है। म्यूजिशियन से लेके एथलीट, राइटर और क्रिमिनल मास्टरमाइंड्स तक सबको टॉप तक पहुंचने के लिए 10,000 घंटे प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा लगता है कि शायद हमारे दिमाग को किसी भी चीज़ का मास्टर बनने और उसमें महारत हासिल करने में 10,000 घंटे तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन सच तो ये कि हर कोई 10,000 घंटे स्पेंड नहीं कर सकता। इसे आप खुद से अचीव कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। जब आप छोटे होते हैं तब आपके पेरेंट्स सपोर्टिव होने चाहिए। बड़े होने के बाद आपके पास इतना खाली टाइम होना चाहिए कि आप प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन अगर आप गरीब हैं और काम करना आपकी मजबूरी है, तब आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप प्रैक्टिस कर सके। ऐसे में 10,000 घंटे की प्रैक्टिस होना किसी बड़े मौके से कम नहीं है। आप बिल गेट्स का उदाहरण ले लीजिए। वे 8th ग्रेड से ही प्रोग्रामिंग करते आ रहे हैं। ये उनके लिए खास अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि ये 1960 का वक्त था। उस टाइम में सिर्फ अमीर लोगों के पास ही कंप्यूटर होता था। बिल गेट्स के पिता एक वकील थे और उनकी माँ अमीर घर की थी। उन्होंने बिल गेट्स को सिएटल के एलाइट स्कूल लेकसाइड में डाला, जो 1968 में कुछ ऐसे गिने चुने स्कूलों में शामिल था जहां की कंप्यूटर क्लब था। स्कूल में 8th ग्रेड से लेकर हाई स्कूल तक बिल गेट्स ने प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस लगातार की। जब बिल गेट्स कॉलेज से निकलकर माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट करने की तैयारी कर रहे थे, वे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में 10,000 घंटे से ज़्यादा की प्रैक्टिस कर चुके थे। वे एक बहुत ब्रिलियंट प्रोग्रामर और एंटरप्रेन्योर थे। मगर बिल गेट्स को वो खास मौका मिला, जैसा कि वे खुद कहते हैं, मैं बहुत लकी था। एक आउटलायर बनने के लिए आपको एक खास अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है। आपको वो लकी मौका मिलना चाहिए जिससे आप खुद को प्रूव कर सकें। अगर आपके पास हट के टैलेंट है, तो आपको एक हट के मौके की भी सख्त ज़रूरत है। बैंकर को ये सब कुछ रह रहकर याद आ रहा था। उसने अपने दिल में सोचा, कल ठीक 12 बजे उसे अपनी फ्रीडम मिल जाएगी और अग्रीमेंट के हिसाब से मुझे उसे 2 मिलियन देने होंगे। अगर मैं पैसे देता हूं तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा हमेशा के लिए। 15 साल पहले बात दूसरी थी। तब उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन आज वो खुद से पूछने से डरता है कि उसके पास पैसा ज़्यादा है या कर्जा। स्टॉक एक्सचेंज में रिस्क लेकर, गैम्बलिंग में पैसा लगाकर और अपनी फिजूल खर्ची की वजह से वो आज इस हालत में पहुंच गया था। बुढ़ापे में भी उसके शौक कम नहीं हुए थे, इसीलिए उसका ये कारोबार धीरे धीरे ठप होता गया। वो कभी फियरलेस, सेल्फ कॉन्फिडेंट और प्राउड मैन हुआ करता था, मगर आज सिर्फ एक ऑर्डिनरी बैंकर बन के रह गया था, जो मार्केट के हर राइज और फॉल से खुद भी हिल जाता था। ये मनहूस बेट, ओल्ड बैंकर खुद से बड़बड़ाया। दुखी होकर उसने अपना सर पकड़ लिया। ये आदमी मर क्यों नहीं गया? वो अभी सिर्फ 40 साल का है। अब ये मेरा बचा खुचा पैसा भी हड़प जाएगा। शादी करेगा, लाइफ एंजॉय करेगा, स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाएगा, मज़े की लाइफ जिएगा। और मैं एक बेगर की तरह देखता रहूंगा और चिढ़ता रहूंगा। और ये इंसान हर रोज़ मुझे एक ही बात सुनाएगा, आपकी वजह से मुझे लाइफ की हर खुशी मिली है, इसलिए अब मेरी बारी है आपकी हेल्प करने की। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत हो गया अब बस एक रास्ता बचा है बैंकरप्सी और बेइज्जती से बचने का, और वो ये कि इस आदमी को मरना होगा। तभी क्लॉक घड़ी की आवाज़ आई। 3 बज चुके थे। घर में सब गहरी नींद सो रहे थे। चारों तरफ खामोशी थी। विंडो के बाहर पेड़ों के सरसराने की आवाज़ें आ रही थी। बड़ी खामोशी से उसने अपने सेफ से वो दरवाजे की चाबी निकाली जो 15 सालों से बंद था। उसने चाबी अपनी ओवरकोट की पॉकेट में रखी और घर से बाहर निकल गया। बाहर बारिश हो रही थी और पूरा गार्डन अंधेरे में डूबा हुआ था। बर्फ जैसी ठंडी हवा में साई साई करते पेड़ हिल रहे थे। उस डार्क अंधेरी रात में बैंकर को ना तो ग्राउंड दिखा, ना वाइट स्टैचूज और ना ही गार्डन विंग या पेड़। वो बड़ी मुश्किल से चलकर गार्डन विंग के पास पहुंचा और वॉचमैन को 2 बार आवाज़ दी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। खराब मौसम के चलते वॉचमैन भी शायद किचन या ग्रीन हाउस में जाकर सो चुका था। अगर मुझ में अपनी इंटेंशन पूरी करने की हिम्मत है तो पहला शक वॉचमैन पर ही जाएगा, ओल्डमैन ने सोचा। वो अंधेरे में सीढ़ियों को पकड़कर अपना रास्ता टटोलता हुआ दरवाजे तक पहुंचा और गार्डन विंग के हॉल में घुस गया। फिर वो एक नैरो पैसेज में घुस गया। उसने मैचबॉक्स निकाला
और एक माचिस जलाई। चारों ओर सुनसान था। वहां बगैर किसी बेड क्लोथ के एक बेड पड़ा था। एक डार्क कोने में एक आयरन स्टोव रखा था। प्रिजनर के रूम में खुलने वाले डोर में सील लगी हुई थी। बैंकर के हाथ की माचिस अब बुझ चुकी थी। टेंशन से कांपते हुए उसने छोटी सी विंडो से अंदर झांक कर देखा। प्रिजनर के रूम में एक कैंडल की फेड सी लाइट फैली हुई थी, जबकि वो खुद एक टेबल पर बैठा था। बस उसकी बैक, सर के बाल और हाथ दिख रहे थे। रूम में बस एक कार्पेट, एक टेबल और 2 चेयर्स थीं, और कुछ ओपन बुक्स इधर उधर फैली हुई पड़ी थी। बैंकर उसे 5 मिनट से एकटक देख रहा था, लेकिन प्रिजनर अपनी पोजीशन से एक बार भी नहीं हिला। 15 साल के कन्फाइनमेंट ने उसे चुपचाप एक जगह पर बैठना सिखा दिया। बिल गेट्स और स्टीव जॉन। चलिए सिलिकॉन वैली के आउटलायर्स पर एक नज़र डालते हैं। उन्हें अपनी स्पेशल अपॉर्चुनिटी 1975 में मिली, जब पर्सनल कंप्यूटर अल्टेयर 8800 लॉन्च हुआ था। पुराने कंप्यूटर मॉडल काफ़ी भारी भरकम और महंगे हुआ करते थे, लेकिन अल्टेयर की कीमत सिर्फ $397 थी। इसे खुद ही घर में असेंबल किया जा सकता था, कोई भी इसे खरीदकर इस्तेमाल कर सकता था। 1975 से पर्सनल कंप्यूटर का दौर शुरू हुआ। अगर उस वक्त आप बहुत छोटे या बहुत बूढ़े होते तो वो स्पेशल अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलती, पर अगर आप 1958 के बाद पैदा हुए होते तो आप तब हाई स्कूल में होते। लेकिन अगर आप 1952 से पहले जन्म में होते तो शायद आप IBM में जॉब कर रहे होते। 1975 में IBM सिलिकॉन वैली की एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी बन चुकी थी। ये कंप्यूटर के मेन फ्रेम प्रोड्यूस करके बिलियंस कमा रही थी। जो जॉब करने की उम्र में थे पहले से हुए कंपनी में मौजूद थे और अच्छा कमा रहे थे, लेकिन वो ओल्ड पैराडिग्म को बिलोंग करते थे। उनको स्पेशल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। पर्सनल कंप्यूटर के रेवोल्यूशन के दौर में पैदा होने की सही उम्र 1955 में पैदा होने वालों की थी, क्योंकि 1975 में ये जनरेशन सीधे कॉलेज से निकल कर आई थी। उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वे मॉडर्न कंप्यूटर के फील्ड में पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर सकें। 1955 में पैदा हुआ सॉफ्टवेयर बिलियनियर कौन है? बिल गेट्स अक्टूबर 28, 1955 में पैदा हुए थे। उनके माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर पॉल एलन जनवरी 21, 1956 में पैदा हुए थे। दोनों ने साथ ही लेकसाइड से पढ़ाई की थी। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और लेकसाइड कंप्यूटर क्लब के मेंबर्स हैं। स्टीव जॉब्स फरवरी 24, 1955 में पैदा हुए थे। जॉब्स गेट्स की तरह बचपन से ही अमीर नहीं थे। उन्हें अडॉप्ट किया गया था, मगर उनकी परवरिश माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया में हुई थी। ये जगह सिलिकॉन वैली के सेंटर में थी। जॉब्स ऐसे आस पड़ोस में पले बड़े थे जहां ह्यूलेट पैकार्ड के इंजीनियर्स रहते थे। उन्होंने HP साइंटिस्ट्स के फोरम्स अटेंड किए। वे माउंटेन व्यू की फ्ली मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट बेचा करते थे। जब स्टीव जॉब्स 12 की उम्र के थे, उन्हें बिल ह्यूलेट का नंबर एक फ़ोन बुक में मिला। उन्होंने HP के को-फाउंडर को फ़ोन करके पूछा कि क्या उन्हें स्पेयर पार्ट्स चाहिए। जॉब्स ने न केवल स्पेयर पार्ट्स बेचे, बल्कि उन्हें HP में समर जॉब भी मिल गई। ऐसा नहीं है कि US के सारे बिजनेस टाइकून्स 1955 और 1830 में ही पैदा हुए हैं, मगर उनकी स्टोरीज में ये आम बात है। हम इंडिविजुअल अचीवमेंट देखने में इतने खो जाते हैं कि हम पैटर्न नहीं देख पाते। इन सभी सक्सेसफुल लोगों को खास मौके मिले, उन्होंने इन मौक़ों को लपका और इनका पूरा फ़ायदा उठाया। वे ऐसे टाइम में पैदा हुए जब सोसाइटी उन्हें उनके हार्ड वर्क का पूरा इनाम दे सकती थी। उनकी सक्सेस सिर्फ उनकी कमाई हुई नहीं है, जिस दौर में वे पैदा हुए उसका भी उनकी सक्सेस में एक बहुत बड़ा रोल है। एशियंस और मैथ। कभी सोचा है एशियंस मैथ में क्यों अच्छे होते हैं? आप कहेंगे कि शायद बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन ये सोचना मुश्किल है कि इनके कल्चर में ही कुछ गहराई से छुपा है। एशियंस अपनी कल्चरल लीगेसी की वजह से मैथ में आउटलायर्स होते हैं। उनके पास लॉजिकल नंबर नेमिंग और काउंटिंग सिस्टम है। चाइनीज़ में नंबर वर्ड्स बहुत छोटे हैं। 7 उनके यहाँ की है और 4 सी है। इंग्लिश में उन्हें 7 और 4 कहते हैं। तो चाइनीज़ में नंबर नेम याद रखना और बोलना आसान है क्योंकि वे छोटे हैं। हम 11, 12 और 13 इंग्लिश में काउंट करते हैं, पर हम 16, 17, 18 क्यों कहते हैं? 1, 2, 3 और 3 क्यों नहीं कहते? चाइनीज़, जापानीज़ और कोरियंस के लिए नंबर सिर्फ 11 के लिए 10, 1, 12 के लिए 10, 2, 20 के लिए 2 10s और 21 के लिए 2 10s 1 है। इंग्लिश में नंबर नेम्स इर्रेगुलर हैं, लेकिन एशियंस के लिए नंबर्स को ऐड करना ज़्यादा आसान है। 37 + 22 करने के लिए एक इंग्लिश फर्स्ट ग्रेडर पहले 37 को नंबर्स में कन्वर्ट करेगा, फिर जोड़ेगा। लेकिन एशियन के लिए 3 10s 7 और 2 10s 2 को प्लस करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि इक्वेशन उसके सामने ही है। जवाब 5 10s 9 होगा। एशियन नंबर सिस्टम बिल्कुल सीधा है।
एशियन बच्चे वेस्टर्न बच्चों के मुकाबले जल्दी काउंटिंग करना, नंबर याद रखना और कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। उनके यहाँ फ्रैक्शन भी ज़्यादा आसान होते हैं। 3/5 इंग्लिश में 3/5 होगा। चाइनीज़ लोग कहते हैं आउट ऑफ 5 पार्ट्स टेक 3। एक छोटा बच्चा भी फ्रैक्शन को वर्ड्स में बोल सकता है। न्यूमरेटर को पहले ही डेनोमिनेटर से अलग किया जा चुका है। इंग्लिश में डेकेड नंबर जैसे 21, 22, 23 के लिए पहले आता है, मगर टीन्स के लिए यूनिट नंबर पहले आता है, जैसे 14, 15 और 16 में। पहले से ही वेस्टर्न बच्चों का मैथ से दिल उब जाता है। मैथ कुछ समझ में नहीं आता, इसकी भाषा बहुत मुश्किल है, इसके बेसिक रूल्स बहुत भेड़ंगे और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अपने सिंपल और लॉजिकल नंबर सिस्टम की वजह से एशियन बच्चों को मैथ सीखना मज़ेदार लगता है। वे जल्दी और आसानी से इसे सीख लेते हैं, क्योंकि उनके नंबर्स ही उनको ये एडवांटेज देते हैं। तो इस बात से ही पता चल जाता है कि क्यों एशियंस मैथ में टैलेंटेड होते हैं। लेकिन ईस्ट और वेस्ट के नंबर सिस्टम के बीच का डिफरेंस इस बात का इशारा भी देता है कि मैथ में अच्छा होना भी किसी ग्रुप के कल्चर से जुड़ा हो सकता है। राइस पैडलर्स। चाइनीज लोग हजारों सालों से चावल की खेती करते आ रहे हैं। उनकी अनोखी चावल उगाने की टेक्निक को कई दूसरे एशियन देशों ने भी अपनाया है। राइस कल्टीवेशन का प्रोसेस बहुत मेहनत वाला होता है। ये वीट यानी गेहूं की तरह नहीं है कि बस खेत तैयार किया और बोना शुरू कर दिया। चावल उगाने के लिए किसानों को पैडीज बनानी पड़ती है और इसमें पानी की भरपूर सप्लाई होना जरूरी है। किसान पानी की सप्लाई के लिए चैनल्स और डाइक्स बनाते हैं। फिर मुलायम मिट्टी में चावल के पौधों को प्लांट किया जाता है। फर्टिलाइजर के लिए चाइनीज इंसानी खाद और बाकी ऑर्गेनिक मटेरियल्स इस्तेमाल करते हैं। राइस कल्टीवेशन का काम पूरा परिवार मिलकर करता है। किसान का परिवार, रिश्तेदार और दोस्त सब इस काम में मदद करने आते हैं। इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि चावल के पौधे अच्छे से प्लांट किए जाएं। जब चावल तैयार हो जाता है, सब मिलकर फसल काटते हैं। राइस पैडी बहुत छोटी होती है, एक होटल के कमरे जितने साइज की। एक खेत में 2 या 3 राइस पैडीज ही बन सकती हैं। एक चाइनीज गांव सिर्फ 450 एकड़ जमीन से ही खुद के लिए चावल उगा सकता है। अमेरिका में 450 एकड़ का खेत तो एक फैमिली के पास ही होता है। वेस्टर्न और ईस्टर्न एग्रीकल्चर में यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। मिड वेस्टर्न अमेरिका में फार्म्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और इसीलिए वे मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ ह्यूमन एफर्ट कम है और मशीन के मदद से फार्मर ज़्यादा फसल उगाता है। चाइनीज़ और बाकी एशियंस के पास ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं होते हैं। ज़्यादा फसल के लिए वे ज़्यादा वक्त देते हैं और एफर्ट करते हैं। राइस पैडी छोटी होती है, मगर फार्मर इसे जानबूझकर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वे राइस की क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करना चाहते, और अगर ज़्यादा फसल चाहिए तो किसान ज़्यादा मेहनत करता है। और यूरोपियन फार्मर विंटर के दिनों में खाली बैठे रहते हैं। इन दिनों उनके पास कुछ काम नहीं होता तो वे लोग सोते रहते हैं। ग्राहम रॉब, एक हिस्टोरियन, ने लिखा है, फ्रांस जैसे देशों में किसानों की हालत 19वीं सेंचुरी में भी ये है कि बहुत दिनों तक खाली बैठने के बाद ही थोड़ा बहुत काम करने का मौका मिलता है, जबकि चाइनीज़ फार्मर कभी खाली नहीं बैठता। गर्म मौसम में वो बैम्बू हैट्स और बास्केट बनाकर बेचता है। वो राइस पैडीज़ की मरम्मत करता है। वो ड्राई बीन कर्ड और टोफू बनाता है। जब फार्मिंग सीजन नहीं होता तो चाइनीज़ लोग पैसे कमाने के लिए बाकी के छोटे मोटे काम करते रहते हैं। जब स्प्रिंग का मौसम आता है तो चाइनीज़ फार्मर फिर से सुबह सवेरे अपने खेतों में चल पड़ता है। 20 गुना चावल उगाना गेहूं या मक्का उगाने से 20 गुना ज़्यादा मेहनत का काम है। और एक चाइनीज़ फार्मर राइस पैडीज़ में हर साल 3000 घंटे काम करता है। किसान की कड़ी मेहनत इस चाइनीज़ कहावत में नज़र आती है, सर्दियों में आलसी आदमी जमकर मर जाता है। और खाने के लिए भगवान की तरफ मत देखो, बल्कि दोनों हाथों को काम करते हुए देखो। और आखिरी वाला रशियन कहावत से बिल्कुल अलग है, अगर भगवान नहीं लाएगा तो धरती नहीं देगी। ईस्टर्न एग्रीकल्चर ज़्यादा मेहनत वाली और प्रैक्टिकल है। राइस पैडीज़ एशियन फार्मर की कड़ी मेहनत की झलक है। उन्होंने अपनी मेहनत से ही नेचर के चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपनी गरीबी पर जीत हासिल की, क्योंकि हार्डवर्क उनकी कल्चरल लीगेसी का एक हिस्सा है। वे जहां जाते हैं अपनी इस क्वालिटी को साथ ले जाते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की बरवक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म बांटिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।